हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों से कुछ भी लेक्चर या फिर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं अपने खुद के स्केड्यूल में बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, बिज़ी हो गई थी, तो उसके लिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन नाउ आई एम बैक और आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं सेल साइकिल वाला चैप्टर। बहुत सिंपल सा और ईजी सा चैप्टर है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल किसे बोलते हैं? हमारे सेल में मतलब हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनका डुप्लीकेशन और डीएनए है उसका डबल होना और सेल डिवीज़न होना, उन सारी प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं। पहले हम सेल साइकिल वाले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या है, देखो सबसे सिंपल, पहले हम लोग डिप्लॉइड सेल ले रहे हैं। एक डिप्लॉइड सेल मतलब जिसके पास 2n, जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसके पास प्रेजेंट होते हैं, उसे हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और जो ये, मैं एक सेकेंड दूसरे कलर से दिखाती हूँ, इससे दिखाती हूँ। और जो ये वाले हैं हमारे, वो हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। डिफरेंट है मतलब ये एक दूसरे से, तो इसलिए हम इसे नॉन होमोलोगस बोल देंगे। ठीक है। 2 कॉपी ऑफ सेम क्रोमोसोम इन अ सेट। 2 कॉपी होती हैं सेम क्रोमोसोम की, जैसे कि ये पूरा एक सेट प्रेजेंट है। ये 2n है ना। इसमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट है। HC यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। HC का मतलब हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब सेम पेयर है, ये सेम पेयर है, ये सेम पेयर है, ये सेम पेयर है ना। 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब जैसे कि हमने खाली ये वाला क्रोमोसोम ले लिया इसका, तो इसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? खाली 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है। 23 पेयर नहीं, खाली 23, और इसे हम एन भी बोलते हैं। ठीक है। 46 जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे हम 2n बोलते हैं, जिसमें n प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिसमें 23 प्रेजेंट होते हैं उसे हम n बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है ये। फिर उसके बाद क्रोमोसोम के बारे में अब हम क्रोमोसोम पढ़ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने एक ये बनाया क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट है। इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हैं? इसमें एक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। अगर आपको ऐसे दिख रहा होता है ना, ऐसे, तो ये एक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हो गया। अभी मैं एक सेकंड में आपको क्लियर करूँगी। अब आपका होगा कि ये आपने ऐसे ऐसे बनाया है, तो इसमें भी एक है, इसमें तो ऐसे फिर 2 हो जानी चाहिए थी। नहीं, ये क्रोमोसोम एक ही है। इसमें इसमें ये सिंगल है और इसमें ये पेयर है, पर क्रोमोसोम का नंबर कितना ही है? एक ही है क्रोमोसोम। ठीक है। नंबर ऑफ़ क्रोमेटिड। अब ये जो है ना आपके पास, ये क्रोमेटिड्स हैं। ये थ्रेड वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, ये तो डीएनए हो गया। ये जो पार्ट्स हैं ये वाले, ये होते हैं आपके क्रोमेटिड्स। ठीक है। इस वाले में हमारे पास एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट है और इस वाले में हमारे पास 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास 10 पिकोग्राम डीएनए प्रेजेंट है, मतलब ये एक ही थ्रेड दिख रहा है आपको, और इसमें हमारे पास दो थ्रेड प्रेजेंट है, 2 डीएनए प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ डीएनए हमारा 20 पिकोग्राम हो जाएगा इसमें। ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक था। अब हम सेल साइकिल पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल साइकिल क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स और डीएनए मटेरियल और प्लस उसका डिवीज़न। हम उस जो हमने मटेरियल वो करा है, डबल करा है, उसे हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तो उस पूरी प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है अब जैसे, हाँ देखो, सेल साइकिल में दो फेजेस आ जाते हैं। एक होता है इंटरफेस और एक होता है मियोटिक फेज। ठीक है। सेल साइकिल में अब जो इंटरफेस होता है ना, वो बहुत लॉन्ग होता है। कम से कम ये 95% ऑफ टाइम ले लेता है एक सेल के अंदर। ठीक है। 95%, क्योंकि इसी के अंदर ही डुप्लीकेशन वगैरह हो रहा है। अब आप एक एग्जांपल मान लो कि एक फादर हैं और उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है। उनके 2 बच्चे हैं। अब मान लो कि उनके पास खाली 10 एकड़ ज़मीन है, सिर्फ 10 एकड़ प्रॉपर्टी उनके पास है, तो वो क्या करेंगे, 5-5 डिवाइड कर लेंगे। लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो चाह रहे हैं, अरे एक सेकंड, क्या हो गया, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि उनके पास 10-10 एकड़ आए ज़मीन। उन्हें 5 एकड़ नहीं चाहिए, उन्हें 10 एकड़ ही चाहिए। तो उनके फादर क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डबल करेंगे। उसको डबल करेंगे तो वो 20 एकड़ हो जाएगी, है ना। डबल करेंगे, 10 का डबल 20 होता है। ठीक है। उसे डबल करेंगे तो वो 10-10 एकड़ अपने दोनों बच्चों को
दे पाएंगे। तो ऐसे ही जो अब जो डबल करने में उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा या फिर डबल करने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर ऐसे ही उन्हें दे देने में, बंटवारा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स उन्हें डबल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेम गोज़ विद इंटरफेस। इंटरफेस में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हम मटेरियल्स को, अपने ऑर्गेनेल्स को डबल कर रहे होते हैं, डीएनए मटेरियल को डबल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सेल इज़ प्रिपेयरिंग, सेल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि वो डिवाइड कर सके, ठीक है, ताकि वो इक्वली डिवाइड कर सके। अगर हमारे पास 2 क्रोमोसोम होंगे तभी तो हम उसे एक एक में डिवाइड कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक होगा तो हम उसे आधा आधा थोड़ी करेंगे यार, हम इतने भी नीच नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए, है ना, तो वो प्रिपेयर कर रहा होता है बेसिकली। और ये इसे रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। इसे रेस्टिंग फेज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं हो रहा होता, डिवीज़न नहीं हो रहा होता है, इसलिए इसे रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है और ये मतलब सिंथेसिस करने के लिए 23 आवर्स ले लेता है कम से कम। एक ह्यूमन सेल के अंदर देखें तो ह्यूमन सेल्स में ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल 24 आवर, ईस्ट में कितना होता है 90 मिनट्स। सो ड्यूरेशन ऑफ सेल इज़ वेरी सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब सेल कितने टाइम में प्रिपेयर हो रहा है, कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, वो सेल टू सेल और ऑर्गेनल टू ऑर्गेनल वेरी करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है। ये खाली 5% टाइम चाहिए होता है इसे 100% में से, ठीक है। हाँ, बहुत बेसिक सा था ये भी। अब ये हमने एक पेरेंट सेल ले लिया, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल है, ये साइटोप्लाज्म है एंड ये इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इससे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डबल करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। सेल कंटेंट डबल डीएनए एंड ऑर्गेनल सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, डबल डीएनए और सेल सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनल का सिंथेसिस होता है, मतलब डबल होते हैं सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली, ठीक है। अब इसने डबल कर लिए, ठीक है, इंटरफेस हमारे पास कंप्लीट हो गया, इसने डबल कर लिया। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी किसकी, डिवीज़न की प्रॉपर्टी होगी, इसे हम एम फेज़ बोलेंगे या फिर माइटोसिस फेज़ बोलेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवीज़न होगा, जो हमारा साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस डिवीज़न होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारी बहुत सारी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम तो नहीं, ईआर, ये सारे हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब लाइसोसोम भी, है ना। और न्यूक्लियस में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए वगैरह इन सब के जब ये डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो हमारे पास डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे हमारी सेल साइकिल कंप्लीट हो गई। ये एक ओवरव्यू था सेल साइकिल का, ठीक है। आप बताना कि ये सेल साइकिल का ओवरव्यू आपको कैसा लगा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बेसिकली इसे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स डबल इट्स जीनोम डीएनए और इंटरफेस, ठीक है, जिसमें वो अपना जीनोमिक मटेरियल और ऑर्गेनल्स को डबल करता है, डुप्लीकेट करता है, उस प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल ऑर्गेनल इंटरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू द 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स में उसे इक्वली डिवाइड करना, वो भी हमारा किस में आ जाता है, वो भी हमारा सेल साइकिल में आ जाता है, ठीक है। अब इंटरफेस में क्या हमारे इसमें 2 मेजर चीज़ें थी, एक था इंटरफेस और प्लस था मेटाफेस, ठीक है। मतलब मेटाफेस, माइटोसिस फेज, ठीक है। अब इंटरफेस में हमारे 3 फेजेस होते हैं। एक होता है G1 गैप 1 फेज, S सिंथेसिस फेज, G2 गैप 2 फेज, ठीक है। G1 में क्या होता है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस होती है, मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे होती है और ये मैक्सिमम टाइम टेकन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। और ये प्री सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं इसे, क्योंकि एस जो है वो हमारा सिंथेसिस फेज़ है उससे पहले आ रहा है ये, तो इसलिए हम इसे प्री सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। सिंथेटिक फेज़ और सिंथेसिस फेज़ क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है और हमारा डीएनए डुप्लीकेशन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता ही है मोस्टली। अगर इसमें से सेल साइकिल वाले चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस पर ज़रूर आएगा, ठीक है। अब आता है G2 में क्या होता है, जो हमारे रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। इसे हम पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि सिंथेसिस के बाद आ रहा है तो इसलिए हम इसे पोस्ट बोलेंगे। सिंथेसिस से पहले कौन आता है, G1, सिंथेसिस के बाद कौन आता है, G2। आप G1S G2 बहुत सिंपल सा है ये तो, है ना, इसमें कुछ ऐसी ट्रिक वगैरह नहीं चाहिए हम लोगों को।
ठीक है, अब नोट देख लेते हैं क्या नोट लिखवाया सर ने। जीवन अकर्स बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन में क्या होता है, जीवन मतलब बेसिकली किसके बीच में अकर करता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, माइटोसिस के बीच में प्रेजेंट होता है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, G2 से ये इंटरफेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या होगा, एम फेज़ होगा, इसके बाद एम फेज़ होगा, एम फेज़ के बाद दोबारा क्या होता है, फिर हमारा G1 फेज़ होता है। तो मतलब जो G1 है वो तो मेटाफेज़ है ना, एम फेज़ और एस फेज़ के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है G1 अकर्स बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है ना डीएनए की रेप्लिकेशन, किसमें, सिंथेसिस फेज़ में। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये भी। पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं इसे, जैसे कि यहाँ पे माइटोसिस हो गया, उसके बाद आएगा ना G1, तो इसे पोस्ट मतलब इसके बाद आना मतलब पोस्ट माइटोटिक। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2n। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे भी 2n रहेगा, यहाँ पे भी 2n होगा, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे 2n ही होगा। ठीक है, इन एनिमल्स once again, in animals mitosis usually restricted to diploid, few exceptions, some social insects drawn male। अब जैसे कि ड्रॉन मेल होते हैं उनमें ना n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है, उसमें हम माइटोसिस कराएंगे तो उसमें भी n क्रोमोसोम में वो ही डिवाइड होंगे। ठीक है, अब आता है हमारा G0 और क्वेश्चन फेज, जिसे हम इनएक्टिव फेज भी बोलते हैं। अब इसे इनएक्टिव फेज क्यों बोलते हैं, सेल डू नॉट डिवाइड है, G0 में सेल डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये पेरेंट सेल हो गया, फिर हमारी G1 फेज़ आती है, फिर हमारा S आता है, फिर G2 आता है, फिर यहाँ पे हमारा M फेज़ आ जाता है। लेकिन जो हमारी G0 फेज़ होती है उसमें से मान लो ये G1 में सेल है, वो यहाँ से G0 में चला जाएगा, और अगर उसे वापस आना होगा तो भी वो G1 में ही आएगा। याद रखना, G1 से ही जाता है और G1 में ही आता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा भी है PYQ में कई बार। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, G1 से ही आता है और G1 को ही जाता है। ठीक है, G1 ठीक है G1 एग्जिट इंटरफेस को ही क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है। सेल लीव G1 एंड एंटर इनटू G0, G1 को लीव करता है, ना कि GS को, ना ही G2 को, किसको करता है, G1 को। ठीक है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइडिंग, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम सोचते हैं कि डिवाइड नहीं कर रहा तो एक्टिव भी नहीं होगा, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है, और इसका नाम भी है देखो, इनएक्टिव फेज। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा होता है, बस डिवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, सेल एंटर इनटू G0 में एंटर हो जाता है सेल, किस में, इनएक्टिव फेज में। अब इसके भी दो तरीके से अब ये G0 में जा सकता है, एक तो ये परमानेंटली जा सकता है और एक ये जा सकता है टेम्परली। कलर नहीं चेंज करा बहुत टाइम से, कौन-सा लूँ या ना, परमानेंट। अब परमानेंट में नेवर डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं होता। जैसे कि हमारी हार्ट की सेल हो गई, हार्ट की सेल हो गई हमारी। ठीक है, ये कभी डिवाइड नहीं करती, ये चली गई G0 में तो चली गई, अब नहीं आएंगी ये वापस। ठीक है, अब नहीं करने वाली ये डिवाइड। सेल ऑलवेज इनटू G0, नेवर बैक टू G1। ठीक है, टेम्परेरी में क्या होता है, सेल कैन बैक टू द G1 एंड देन फॉलो नॉर्मल पाथ। अब इसमें क्या होता है, G0 में से वापस आ जाती है सेल और वही फिर G1 एस G2 फिर M फेज ऐसे परफॉर्म करने लग जाती है पाथ को। ठीक है, ड्यूरिंग इंजरी सेल डिवाइड टू रिप्लेस डेड सेल्स, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट वेदर सेल हैज़ इज टू डिवाइड और नॉट। ठीक है, अगर इंजरी वगैरह हो गई तो हमारी सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है हमारी। ठीक है, हमारी बॉडी की बेसिकली। एम फेज